एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जो जून 2020 के करंट अफेयर्स हैं, पहले मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया है। मीन्स जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने, आप देख सकते हैं वो अंडरलाइन है, एंड मैंने इनके स्क्रीन शॉट्स ले लिए हैं। सो मैं PDF से नहीं, स्क्रीन शॉट से पढ़ा रही हूँ। सो मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन सभी पेजेस इंक्लूडेड हैं। आप भी चाहें तो ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट या 6-7 पेजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट PDF, दीज आर द स्क्रीन शॉट्स। हर एक पेज का स्क्रीन शॉट है, ठीक है। तो कोई भी पेज मिसिंग नहीं है, एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोस, क्योंकि ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके मैंने दिए हैं। एंड अगर आप भी चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, तो अगर किसी और को भी हेल्प हो पाए तो ज़रूर हेल्प करें। एंड आप तो ज़रूर इसको शेयर करें ही, ठीक है, एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। जून 2020 के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, इनसाइट्स के ये PDF हैं, एंड 206 पेजेस हैं जून 2020 के करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। एक पेज के आई थिंक 3 स्क्रीनशॉट्स हैं। तो आपका ये जो वीडियो है बहुत ही मीन्स जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हम हर दिन जो थे वो 30 पेजेस कवर करते थे। तो मे बी आज हम ज़्यादा पेजेस भी कवर कर पाएँ एंड कम टाइम के अंदर कवर कर पाएँ। तो मैं हाफ एन आवर की वीडियो रखूँगी, देखते हैं कितने पेजेस इसके अंदर कवर हो पाते हैं। एंड बाकी जो जून 2019 से जो कंपाइलेशंस हैं उसका वीडियोस आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो स्टार्ट करते हैं GS1। एंड सबसे पहले राजा परवा फेस्टिवल ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है। हाईलाइट्स पॉइंट को आप देखें, 3 दिन का फेस्टिवल होता है। मदर अर्थ जो भूमा देवी है, एंड भूमि जिसको कहते हैं, विमेनहुड, इसको मीन्स इसके लिए फेस्टिवल डेडिकेटेड है। जो मिथुन संक्रांति है उसके 1 दिन पहले शुरू हो जाता है एंड उसके 2 दिन बाद तक चलता है। जो पहला डे होता है वो पहली राजा है, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति, तीसरा दिन भूदाहा या फिर बसी राजा। अगर कोई वर्ड गलत हो एंड कोई उड़ीसा से बिलोंग करता हो तो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो आप सही जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ये मत लिखना कि गलत प्रोनाउंस कर दिया, ये प्रोनाउंस कर दिया, सही शब्द के साथ उसको लिख दीजिएगा। तो देखिए, पहला दिन पहली राजा, जिसे सजा बजा भी कहते हैं, एंड जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी अपनी मैट्रिमोनी के लिए प्रिपेयर होती हैं। एंड पोड़ा पिथा, पोड़ा पिथा ध्यान रखिएगा, इस तरीके का खाना बनता है। बेयर फुट नहीं चलना है, फर्स्ट डे बाथ लेना है, झूले झूलने हैं, ठीक है। सॉरी, जो परबा के टाइम पे जो उड़िया फेस्टिवल होते हैं वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करते, क्योंकि भूमि की पूजा कर रहे हैं तो अर्थ को डंग नहीं करना है। मदर अर्थ की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ओके। तो ये मैं, आप सिर्फ अंडरलाइन वाले पॉइंट्स ही देखें, ओके। तो मदर अर्थ की क्या करनी है, पूजा करनी है। एंड कस्टम के साथ ये जो फेस्टिवल है वो ख़त्म होता है, जिसे कहते हैं वसुमती स्नान, मीन्स ऑन द बाथिंग ऑफ, और द बाथिंग ऑफ भूमा देवी, मीन्स धरती को एक तरीके से शायद नहलाया जाता होगा। टर्मरिक पेस्ट, हल्दी के पेस्ट से फ्लावर, सिंदूर उनको अर्पित किए जाते हैं। एंड ये फेस्टिवल जो है वो एसोसिएटेड है कि जो समर सीजन है वो अब खत्म हो गया है एंड मानसून आ गया है। आपको पता ही है अभी साउथ वेस्ट मानसून आ गया है, एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन, ये वाला टाइम आ चुका है, ओके। सो नेक्स्ट इज तला मडाली। तला मडाले एक वेरिएंट है यक्षगना थिएटर का। यक्षगना थिएटर आपने नितिन सिंघानिया के अंदर फेस्टिवल्स के जो चैप्टर्स हैं वो ज़रूर पढ़ लें, एंड खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हैं तो जी ये इंपॉर्टेंट है। तो तला मडाले भी एक एंशियंट फॉर्म है एंड डिबेट परफॉर्मेंस है, ये साउदर्न इंडिया का है, ध्यान रखिएगा। एंड इन द करावली एंड द मालनाड रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, केरला एंड कर्नाटका के दो रीजन्स हैं, करावली एंड मालनाड, यहाँ पर ये परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, ढोलक है एंड माइक्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग। तो ये जो प्लॉट है, जो कन्वर्सेशन है, वो पॉपुलर मिथोलॉजी पे है कि जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिबेट भी होगी करेक्टर्स के बीच में, सरकाज्म, पुन्स, फिलॉसफी पोजीशंस, ह्यूमर, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ये यक्षगना थिएटर से थोड़ा वेरिएंट है, कैसे, क्योंकि यक्षगना थिएटर के अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं, एंड अनलाइक द, मतलब यक्षगना की तरह ना हो कि जो तला मडाले है उसके अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक देख सकते हैं आप, एक जगह पर बैठे हुए हैं बिना कोई कॉस्ट्यूम, आप देखेंगे हर किसी की कॉस्ट्यूम अलग अलग है, एंड वो अपनी ऑरेटरी स्किल्स जो हैं वो देखते रहते हैं, मीन्स कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेते हैं एंड दे टेस्ट देयर ऑरेटरी स्किल्स। ऑरेटरी एग्जैक्ट वर्ड का हिंदी आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। जो म्यूजिक है वो कॉमन रहता है यक्षगना के लिए भी एंड तला मडाले के लिए भी, लेकिन जो तला मडाले है इसके अंदर स्पोकन वर्ड्स होते हैं, एंड आप देख सकते हैं कोई डांस या कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। ये एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे डांस नहीं है, कॉस्ट्यूम नहीं है, ओके, एंड कोई स्टेज से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आपको स्टेज पर ही परफॉर्म करना है, बिकॉज
ये भी वर्चुअल हुआ था ड्यू टू कोविड-19। थर्ड हम देखेंगे किलाड़ी एक्सकेवेशंस। तो किलाड़ी एक्सकेवेशन ये सिक्स्थ फेज एक्सकेवेशन थी एंड यहाँ पर स्केलेटन जो है, जो स्केलेटन होते हैं वो मीन्स दबे हुए मिले 2 टेराकोटा अर्न्स के अंदर। टेराकोटा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा, चाइल्ड के मिले हैं। तो किलाड़ी एक्सकेवेशंस क्या हैं? ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी तमिलनाडु में संगमिरा का टाइम पर। वेगाई रिवर आपका तमिलनाडु में है ना, सबसे जो पिन पॉइंट है वहाँ पर काफ़ी सारी एंटीक्विटीज़ को निकाला गया धरती से एंड मिसिंग लिंक्स को समझने के लिए, क्योंकि आयरन एज जो आपकी आई थी, ठीक है, 12th सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी के अंदर, एंड उसके बाद जो अर्ली हिस्ट्री 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, उन सबको समझने के लिए अगर कोई डाउट रह जाता है आपको किसी टॉपिक में तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, आई विल बी मोर हैप्पी कि ठीक है आप सुन रहे हैं एंड कोई डाउट है आपका, ठीक है। तो तमिल लिटरेरी सोसाइटी देखिए, तमिल के ब्राह्मी लेटर्स मिले हैं। जो पॉट है मीन्स जब पॉट को, जैसे मटका होता है जब वो गीला हो जाता है एंड तब उसके ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। जैसे आजकल भी आपने भी कभी लिखा होगा एंड जब वो सूख जाता है, तो बचपन में किए हुए हमने भी ये काम। एंड दिस क्लियरली सजेस्ट लिटरेसी लेवल्स की लोग पढ़े लिखे तो थे। इफ दे आर राइटिंग इट मीन्स दे हैव द लिटरेसी लेवल्स। देन एग्रेरियन सोसाइटी दैट रियर्ड कैटल, स्केलेटल फ्रेगमेंट्स मिले हैं काउ के, ऑक्स के, बुफेलो के, गोट के, नीलगाय के, ब्लैक बक के, पिकॉक के। प्लीज़ रीड द अंडर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। देखिए आज मुझे मीन्स कम से कम 20 डेज़ लग गए हैं इनको हाईलाइट करने में। हर दिन मैंने 10 पेजेस किए, तो आप भी इनको हाईलाइट, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। मैंने सभी मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, पिकॉक, वाइल्ड बोर, ब्लैक बक, एंड जो ब्लैक पॉइंट्स में ऑलरेडी हाईलाइटेड है वो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका काफ़ी हाई था, लंबी लंबी दीवारें, अच्छे अच्छे फ्लोर्स, ठीक है, आयरन नेल्स, वो सब यहाँ पर मिले गए हैं। अब आप ये कुछ आइटम्स देखिए जो मीन्स मिले हैं यहाँ पे। एक तो ब्रिक मिले हैं, रूफिंग है टाइल से, गोल्डन ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, आयरन चेस पीसेस मिले हैं, ईयर ऑर्नामेंट्स, स्पिंडल वॉल्स, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें मीन्स यहाँ पर मिली हैं। जो ग्राफिटी मार्क्स हैं वो भी मिले हैं। एंड ये अब आप इनकी थोड़ी वो देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ साइन है किलाड़ी, ग्राफिन के एंड इंडस के। देखिए इंडस में भी ये साइन यूज़ किया गया है, इंडस में भी ये साइन यूज़ किया गया है एंड किलाड़ी ग्राफिन्स के अंदर भी ये इंडस का साइन है। तो आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये इंडस का साइन है, ये आपका किलाड़ी का है, ये इंडस का साइन है, ये आपका किलाड़ी का है। तो काफ़ी मैच करता हुआ है, ये इंडस का है, ये किलाड़ी का है। तो इससे इनका लिटरेसी लेवल जो है वो पता चलता है। नाउ नेक्स्ट इज हु वॉज चैलुंग सुकापा। तो ये कौन थे? तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अभी कोलकाता बेस्ड एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थे गर्गा चटर्जी, एंड उन्होंने कहा कि जो चैलोंग सुकापा हैं वो एक चाइनीज़ इन्वेडर थे। तो सुकापा कौन थे? ये 13th सेंचुरी रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम को फाउंड किया था। ओके, तो दोबारा से इस पेज पे आ जाइए, जो ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं एंड पीछे इनके आप देखेंगे तो शेर बना हुआ है। तो 13th सेंचुरी के रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम को फाउंड किया। असम में 6 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया। इनके जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे वो बोलते हैं कि इनके जो मीन्स जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बर्मा को बिलोंग करती हैं। एंड इन्हें आर्किटेक्ट माना जाता है बोर असोम का एंड और ग्रेटर असम का। तो जो सुकापा है वो उन्होंने माना जाता है दैट उन्होंने जो प्लेस थी मोलुंग वो 1215 में छोड़ दी थी 8 नोबल्स के साथ एंड 9000 मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड मोस्टली जो थे वो मैन थे। तो इट वाज इन चेरियोडियो जहाँ पे सुकापा ने अपनी पहली स्मॉल प्रिंसिपैलिटी जो थी वो लेट डाउन की। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, वो लेट डाउन की। एंड आप देख सकते हैं फिर इस तरीके से इन्होंने अहोम किंगडम को एक्सपेंड किया। जो फाउंडर्स हैं अहोम किंगडम के, उनकी खुद की लैंग्वेज थी एंड वो अपना रिलीजन फॉलो करते थे। एंड काफ़ी सारी सेंचुरी से जो अहोम्स थे उन्होंने हिंदू रिलीजन को फॉलो किया, असमीज़ लैंग्वेज को फॉलो किया। एंड सुकापा को कमेंटेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए जो आसाम है वो असम दिवस मनाते हैं। कब? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को हर। अबाउट पुणे एनजीओ, एंड जो पुणे एनजीओ है वो चाहती है कि जो लाल बालपाल थे, स्वदेशी मूवमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, दे वांट टू रिवाइव देयर स्पिरिट। नाउ हाउ? तो देखिए जो आपके
लाल बाल पाल हैं तो आपका बिपिन चंद्रा पाल हो गए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो इस तरीके से जो तिलक जो थे, आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनका अभी आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जो सेडिशन के केसेस थे उसके अंदर भी इनको जेल में डाला गया था। तो जो पुणे बेस्ड एनजीओ है, सरहद नाम है उसका, वो चाहती है कि एक लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स की सीरीज लाई जाए जो कि कनेक्शन शो करेगी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के बीच में। अब इस इवेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि पंजाब, बंगाल एंड महाराष्ट्र जब इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा था, तो इन तीनों ने ही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस, नॉट अबाउट द थ्री पर्सन्स, बट इन तीनों प्लेसेस ने ही, पंजाब, बंगाल एंड महाराष्ट्र का सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो महाराष्ट्र एंड पंजाब है उनका तो जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन बंगाल के साथ कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया। ओके, सो इसीलिए ये प्रोग्राम मनाया जाएगा। ये 2 साल का लॉन्ग, 2 ईयर लॉन्ग इवेंट होगा जहाँ पे महाराष्ट्र एंड बंगाल की जो फ्रेंडशिप है उसको दर्शाया जाएगा। तो ये पीपल्स का कल्चरली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होगा। एंड इसको बनाना मीन्स इसको शुरू किया जाएगा जब तिलक की डेथ सेंचुरी आएगी, दैट इज़ 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हुई थी, एंड अभी 1 अगस्त 2020 से शुरू की जाएगी एंड 2 साल के लिए मनाई जाएगी, तो 15 अगस्त 2022 तक ये चलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ 150th बर्थ एनिवर्सरी जो श्री अरबिंदो घोष थे उनको भी मार्क किया जाएगा। लाल बाल पाल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो तीनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब स्वदेशी मूवमेंट का सेकेंड फेज चल रहा था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि हम इम्पोर्टेड आइटम्स को बॉयकॉट करेंगे एंड सिर्फ इंडियन मेड गुड्स को ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, इसके बाद इसको ख़त्म किया गया। बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। बिपिन चंद्रा पाल जो थे वो रिटायर हो गए थे। तो इस तरीके से फिर ये जो मूवमेंट थी वो फेड अवे भी हो गई थी। ठीक है, एंड इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि 1905 के अंदर आप अपने थोड़े उनको ध्यान रखिएगा कि आपके वो कौन थे, क्या कहते हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, 1906 में कौन थे। ठीक है, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरीके से जो भी मीन्स ये आप नेम पढ़ रहे हैं, तो ये कब कब प्रेसिडेंट थे, इनको कब कब मीन्स जेल में डाला गया, तो इसको भी आप थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाली बुक से देख लीजिएगा। नाउ कुछ और फैक्ट्स। 1895 में जो आपके लाल है उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक भी स्टार्ट किया था। ये पहला इंडियन बैंक था जो कि सिर्फ इंडियन कैपिटल, इंडियन पूंजी से ही बना था। 1917 में होम रूल लीग, आपको पता होगा, एनी बेसेंट ने एंड इन्होंने स्टार्ट की थी। तो लाल ने स्टार्ट की थी अमेरिका की वहाँ पर, और इंडिया में भी स्टार्ट हुई थी। 1884 में जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई थी पुणे के अंदर, एंड एक न्यू इंग्लिश स्कूल भी बनाया था प्राइमरी स्टडीज़ के लिए एंड हायर एजुकेशन के लिए, फर्गुसन कॉलेज। बिपिन चंद्रा पाल जो थे उनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीन्स एक तरीके से ओपिनियन था, स्वदेशी गुड्स जो होंगे वही हेल्प करेंगे कि इंडियंस इस गरीबी से निकल सके। नाउ फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर है वर्यम कुन्नत कुंजा हमेद हाजी की। ठीक है, इनको सिल्वर स्क्रीन पर इनसे एक मीन्स फिल्म बनाई जा रही है शायद। तो मलयालम एक्टर है पृथ्वीराज सुकुमारन, तो वो इनको इनके ऊपर फिल्म जो है वो पोर्ट्रे करेंगे। तो हु वॉज वर्यम कुन्नत कुंजा हमेद हाजी? तो 1870 में इनका जन्म हुआ था केरला के मालाबार रीजन में 20वीं सेंचुरी में, एंड काफ़ी शॉर्ट लाइफ रेजाइम रहा। एंड इन्होंने काफ़ी हेल्प की इंडियन इंडिपेंडेंस में। कैसे हेल्प की? तो देखिए, सबसे पहले इनके फादर के बारे में थोड़ा जानते हैं, मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी। तो इनको जेल में डाल दिया गया था अंडमान आइलैंड में, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके के पर्सनल इंसिडेंट्स देख कर कि इनके फादर को जेल में डाल दिया गया है, तो ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, मीन्स किस तरीके से, जैसे देखिए अपनी ये जो पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर्स से आप रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पिक्चर्स के थ्रू ये देखकर समझ सकता है कि कितना अत्याचार हो रहा है या क्या अभी शो किया जा रहा है। तो अगर कोई अनपढ़ भी होता है एंड अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स टाइम की हम कोई भी पिक देखते हैं तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि जो इंडियंस हैं उनकी हड्डियाँ मीन्स एक तरीके से दिखाई जाती है, तो एक क्रुएलिटी शो की जाती है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ऐसा होता था।
था। तो ही यूज्ड एज एन, वो अपनी कला को यूज़ करते थे हाजी की लोकल्स को किस तरीके से मीन्स अपने साथ लिया जाए कि ब्रिटिशर्स जो है वो बुरे हैं। इन्होंने सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, खिलाफत मूवमेंट को, एंड ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, एंड इन्होंने उनकी यूनिटी के लिए भी काम किया। तो 1921 के रिबेलियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब हाजी को न्यूज़ मिली कि उनके जो कंट्रीमैन हैं, जो खिलाफत लीडर है अली मुसालिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है तिरूरन गढ़ी के अंदर, एंड जो मॉस्क है उसको भी, मीन मस्जिद को भी लूट लिया गया है, पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया है, तो हाजी ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाएंगे एंड अपनी एक आर्मी बनाएंगे। तो ये जो मूवमेंट था इसका सेक्युलर करेक्टर था, बिकॉज आपने अभी मस्जिद का नाम सुना, एंड सेम टाइम पर इन्होंने उन को भी टारगेट किया जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की, चाहे वो हिंदू हों या चाहे मुस्लिम हों। आउटकम्स क्या कर रहे, जो रिबेलियन था वो हाजी ने स्टार्ट किया, दूसरे लोगों ने भी फॉलो किया। एरनाड के अंदर, वलुवनड तालुक्स के अंदर, तो मालाबार डिस्ट्रिक्ट के ये एरियाज़ हैं। ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स एंड जो लोकल पुलिस थी वो वहाँ से भाग गई, एंड जो टेरिटरी थी उसको छोड़ के भाग गए लोकल रिबल्स। तो ये जो थोड़े टाइम के लिए, अगस्त 1921 में थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, लेकिन 6 महीने के अंदर ही हाजी ने एक और खिलाफत रजाइम चलाई नीलमपुर के अंदर, एंड खुद का पासपोर्ट होना, करेंसी होना, टैक्सेशन होना, एंड एक ऐसी आर्मी बनाई जहाँ पे हिंदू मैन भी थे, एंड दे वांट कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। जो टेनेंट्स थे उनको उनकी पावर दी गई, टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, लेकिन अगेन मैंने अभी आपको कहा कि कुछ टाइम तक ये रहा, रूल जो था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। जनवरी 1922 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हाजी को अगेन बिट्रे किया, धोखा दिया, एंड उनके क्लोज फ्रेंड उनियन मुसालियर के थ्रू, एंड अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें ब्रिटिश जज के सामने पेश किया गया, एंड फिर उन्हें मौत की सजा दे दी गई। ओके, विक्ट्री डे, तो रशिया जो है वो 24 जून को अपना 75वां विक्ट्री डे मनाया, एंड जो परेड है वो 9 मई को मनाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। विक्ट्री डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी वो ख़त्म हो गई थी, एंड अलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी 1945 में। एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी 30 अप्रैल को। 7 मई को जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन ये फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया नेक्स्ट डे, एंड केम इनटू इफेक्ट में आया 9 मई को। यूरोपियन कंट्रीज 8 मई को ही मनाते हैं, लेकिन यूरोप जो है वो इसको 9 मई को मनाता है, परेड उस दिन निकालता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए 23:01 जब बर्लिन 8 मई हो रहा होता है तो मॉस्को के अंदर 1 घंटा आगे होता है, एंड इसलिए जब 23:01 है तो 1 घंटा आगे होगा, तो अगले 12 बज गए ना, तो वही नेक्स्ट डे मीन्स आपका मॉस्को जो है वो 9 मई को मनाता है। तो इनिशियल, अच्छा अब ये देखिए 8 मई को तो यूरोपियन कंट्रीज मना रहे हैं, 9 मई को कौन मना रहे हैं? आपके रशिया। डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले साइन हुआ था वो हुआ था 7 मई को रेम्स फ्रांस के अंदर, लेकिन रशिया उसे नहीं मानता। रशिया जो है वो ये बोलता है कि नहीं, 7 मई को भी फाइटिंग कंटिन्यू थी प्रेग के अंदर, इसलिए सोवियत यूनियन ने कहा कि आपको दोबारा साइन करना होगा। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें, एंड जो मैं कह रही हूँ उसे सुने बस। दूसरा सरेंडर हुआ, फिर बर्लिन ने दोबारा सरेंडर किया, एंड मीन्स बर्लिन के अंदर दोबारा सरेंडर हुआ। फिर 8 मई थी उस दिन, लेकिन मॉस्को में क्या होगा, एक दिन आगे, तो 9 मई थी उस दिन। ठीक है, तो 8 मई को वैसे सरेंडर कर दिया था, लेकिन 23:01, वही 11:01 हो रही थी, तो मॉस्को के अंदर वो 9 मई हो गया था। तो सोवियत यूनियन की नज़रों में जो जर्मन के आर्म्ड फोर्सेस थे उन्होंने सरेंडर किया स्टालिन के सामने 9 मई को, एंड 9 मई को ये परेड निकालते हैं, 24 जून को ये विक्ट्री डे मनाते हैं। तो ये इनकी ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पहला विक्ट्री डे इन्होंने 24 जून को मनाया मॉस्को में, एंड जो परेड्स हैं वो 9 मई को ये निकालते हैं। नाउ देखिए कमीशन, कुछ सैलिएंट फीचर्स इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के। कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ कमीशन आर्टिकल 340 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 340 के अंदर आप बैकवर्ड क्लासेस जो आपके, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो बैकवर्ड क्लासेस है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है, एंड उसका सब कैटेगराइजेशन, तो ये आर्टिकल 340 के अंदर है। तो आर्टिकल 340 वो कंडीशंस बताता है कि किस तरीके से कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा, कैसे कंडीशंस देखे जाएंगे बैकवर्ड क्लासेस के। जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप एक कमीशन बैठाइए, जो भी उनको ठीक लगे, एंड कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किस तरीके से जो सोशल एंड जो बैकवर्ड कंडीशंस हैं वो देखी जाए। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है?
इक्वालिटी है बिफोर लो, लेकिन अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, मीन्स वही उनको पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना होगा। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि रिजर्वेशन की जा सकते हैं अपॉइंटमेंट्स में इन फेवर फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सब कैटेगराइजेशन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनी हुई है। ये कहते हैं कि 2015 में इन्होंने कहा था कि जो ओबीसी है उनको और सब कैटेगराइज कीजिए। अक्टूबर 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपनी पावर का यूज़ किया आर्टिकल 340 के अंदर एंड एक कमीशन को अपॉइंट किया कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन कीजिए, एंड इसको चेयर किया रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी ने, कि सोशल जस्टिस मिलना चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है एंड उन्हें बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। तो अभी कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है, 27% ही चला आ रहा है। तो फेलियर होने के बाद मतलब ये बिग तरीके से फेल हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे जो क्रीमी लेयर है वो फ़ायदा उठा जाते हैं कोटा सिस्टम का एंड पुअरर सेक्शंस को फ़ायदा नहीं मिल पाता। ओके, नाउ कुछ जियो फिजिकल फिनोमिना देखेंगे, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन देखेंगे, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो साइक्लोन स्टॉर्म निसर्ग आपको पता होगा एंड आई वॉज जो निसर्ग है वो तो आया ही था, एक और भी आया था तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म, अरेबियन सी हैज़ बीन नेम्ड निसर्ग एंड इसका नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने। तो इससे रिलेटेड मेरे को ये याद है कि आई वॉज वॉचिंग द टीवी, तो उसके अंदर क्या था कि जो मुंबई कोस्ट थे तो पता था कि ये आने वाला है। तो जो ये रिपोर्टर्स जो होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं, तो ये काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, तो आई थिंक मैंगो खरीद रहे थे। तो पूछा उनसे कि आप यहाँ पर मतलब आपको पता है कि ये आने वाला है, निसर्ग आने वाला है, फिर भी आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, और कोरोना भी चल रहा है। तो उनकी मीन्स आपस में बहस हो गई थी कि हम आम नहीं खाएंगे क्या, तो इस तरीके से कंडीशन थी। सो दैट वाज वेरी फनी। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ध्यान रखिएगा, निसर्ग एंड मुंबई तो ध्यान रहेगा, लेकिन नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। तो जो साइक्लोन ट्रैक जो आईएमडी था उन्होंने पहले ही कह दिया था कि निसर्ग जो है वो मुंबई कोस्ट पे आने वाला है एंड महाराष्ट्र और गुजरात प्री साइक्लोन अलर्ट उनको कर दिया था, भारी बारिश आएगी एंड वो आएगा, स्टॉर्म आएगा। कंडीशंस अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस फेवरेबल थी, साइक्लोन वहाँ पर आना था, सरफेस का जो सी का जो सरफेस टेम्परेचर था वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि वैसे 28 डिग्री रहता है। नेक्स्ट 12 आवर्स में वो सेवरे साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, ठीक है, मींस हाई लेवल का। साइक्लोन होता क्या है, जब एक विंड्स जो सर्कुलेट करती हैं एंड बीच में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप इक्वेटर के नॉर्थ से देखते हैं तो उसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। अगर साउथ से देखते हैं तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। साइक्लोन बनता कैसे है, दोबारा से ध्यान रखिए, लो प्रेशर एरिया होता है, हाई स्पीड विंड्स चलती हैं। फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब साइक्लोन बनाने में मदद करती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर होता है वो मींस एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है उसको ले लेता है, वेपर में चेंज करता है एंड व्हेन वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड तो फिर वो रेन ड्रॉप्स होती है एंड जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। जो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो एयर को और गर्म करती है, एयर गर्म हवा होगी ऊपर उठेगी एंड उससे हवा ऊपर उठ गई तो नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो जो मोर एयर होती है वो स्टॉर्म के अंदर घुसने की कोशिश करती है, इसलिए राउंड राउंड आप देखते होंगे स्टॉर्म को। यहाँ पे आप थोड़ी कैटेगरी देख लीजिए, अगर 120 किलोमीटर से एक मतलब 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है तो उसे कहते हैं सुपर साइक्लोनिक। अभी ये सेवरे था तो 88 से 117 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या थी, स्पीड थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो साइक्लोन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उन्हें नेम करते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। 6 RSMCs है एंड 5 TCWS है इंक्लूडिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फैक्ट है, यू हैव टू लर्न इट। इंडियन वेदर ब्यूरो ने मैंडेट किया है कि साइक्लोन्स जो डेवलप होते हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, तो वो उसे मीन्स नेम करेंगे। एंड IMD ने भी नेम ऑफ जो साइक्लोन्स हैं वो अप्रैल 2020 में दिए थे, जिससे सजेस्ट भी किया था, और 13 कंट्रीज ने। अब जो नेक्स्ट साइक्लोन्स आएंगे उनके नाम क्या होंगे, इंडिया ने नाम दिया है गति, ईरान ने नाम दिया है निवार, मालदीव्स ने नाम दिया है बुरेवी, म्यांमार ने नाम दिया है तोकतई एंड ओमान ने नाम दिया है यास। ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अपना थोड़ा सजेशन लिखिएगा कि कैसी लगी, हाईलाइटेड से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। मुझे इसको 20 दिन लगे करने में, आपको बस स्क्रीनशॉट्स लेने हैं एंड आपका काम डन। उसके बाद वीडियो को सुनिए, रिवाइज कीजिए, आई डोंट थिंक इससे बेनिफिशियल कुछ हो सकता है। तो मैंने आज इसके
आई थिंक 6 या 7 पेजेस की होंगे। सो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इनको ही देखना है। वीडियो को एक बार हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, टाइम मिले तो आप पीडीएफ को देख लीजिएगा बार बार, अदरवाइज आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मैंने सभी मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जो ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ऑलरेडी उनको हाईलाइट नहीं किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपने सजेशन ज़रूर लिखिएगा, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेली वीडियोज़ आएंगी, इसी मंथ में मैं ये जून का जो करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो कंप्लीट कर दूंगी। सो थैंक यू।